Students, we are discussing cracking, and in my previous video lecture we have discussed thermal cracking, and again we have discussed the two types of thermal cracking, that is the liquid phase thermal cracking and vapor phase thermal cracking. And in this video lecture we will be taking up with the catalytic cracking. So let me first define it. When cracking is done in the presence of catalyst, usually which is a mixture of silica and alumina, that is SiO2 and Al2O3, or we better call it as aluminum silicate, then it is known as catalytic cracking. स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्रैकिंग के बारे में पढ़ा था, थर्मल क्रैकिंग, जो कि फिर से दो तरह से है, लिक्विड फेज थर्मल क्रैकिंग और वेपर फेज थर्मल क्रैकिंग। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि क्रैकिंग हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन यानी कि गैसोलीन फ्रैक्शन में C5 से C8 वाले हाइड्रोकार्बन्स में हम कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की हेल्प से। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे किस प्रकार हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि गैसोलीन वाले फ्रैक्शन में कैटलिस्ट की मदद से। और कैटलिस्ट यहाँ पर जनरली सिलिका और एल्यूमिना हम यूज़ में लेते हैं। सो कैटालिटिक क्रैकिंग इज़ कंसिडर्ड बेटर देन थर्मल क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग थर्मल क्रैकिंग से थोड़ा सा बेहतर माना जाता है, और इसका कुछ मुख्य कारण है जो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट रिक्वायर हाई टेम्परेचर। यहाँ पर उच्च ताप की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए क्योंकि हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, और जब कभी भी हम कोई अभिक्रिया कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं तो निम्न ताप पर भी अभिक्रिया हो जाती है। सेकेंड इज द यील्ड ऑफ गैसोलीन is high because the formation of branched isoparaffins and aromatics। जो गैसोलीन की यील्ड है, उत्पादकता है, वो काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे ब्रांच्ड आइसोपैराफिन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स हमें प्राप्त होते हैं। About 70% of raw material by weight is converted into gasoline. The yield of gaseous products, that is alkanes and alkenes, is also about 12 to 15%. जो हम स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे क्रैक करने के लिए, उसका लगभग 70% कन्वर्ट हो चुका होता है गैसोलीन में। इसके अलावा भी जो यील्ड है गैशियस प्रोडक्ट्स की, एल्केन्स और एल्कीन्स की, वो भी हमें प्राप्त होते हैं, जो कि यूजफुल पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। The presence of isoparaffins like isobutane and aromatics like benzene improves the anti-knock quality of gasoline having 70 to 80 octane number। ये जो आइसोपैराफिन्स हैं, आइसोब्यूटेन और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जैसे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स, ये भी उपस्थित होने से जो गैसोलीन हमें प्राप्त होती है उसकी एंटी नॉक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि नॉकिंग प्रॉपर्टी उसमें कम होती है। नॉकिंग प्रॉपर्टी हम कहते हैं जब कभी भी हम गैसोलीन या पेट्रोल को इंटरनल कंबस्चन इंजन में यूज़ करते हैं, तो उस समय जब इंजन स्टार्ट होता है, रन करता है, तो उसमें बहुत ज़ोर की जो साउंड होती है, खरड़ खरड़ की या लोहे को पीटने जैसी, वो साउंड निर्भर करता है फ्यूल की क्वालिटी पे, और उसको हम नॉकिंग कहते हैं। तो ऐसा फ्यूल जिसमें ऐसी आवाज़ कम हो उसको हम एंटी नॉक कहते हैं प्रॉपर्टी, यानी कि उसमें नॉकिंग कम है और एंटी नॉक गुण ज़्यादा है। तो जितना हायर ऑक्टेन नंबर होगा, यानी कि इसमें भी 70 to 80 ऑक्टेन नंबर होता है, जो कि काफ़ी बेटर है गैसोलीन के लिए। फिफ्थ पॉइंट इज द फीड स्टॉक्स। फीड स्टॉक का यहाँ पे मतलब होता है द स्टार्टिंग मटेरियल विथ विच वी आर बिगिनिंग द क्रैकिंग। सो फीड स्टॉक्स विथ हाई सल्फर कैन बी कंसिडर्ड हियर बिकॉज डीसल्फराइजेशन टेक्स प्लेस विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर जो फीड स्टॉक है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, उसमें अगर सल्फ़र है तो हम ले सकते हैं उसको स्टार्टिंग मटेरियल, क्योंकि क्रैकिंग के दौरान, कैटालिटिक क्रैकिंग के दौरान डीसल्फराइजेशन हो जाता है क्योंकि H2S बन जाता है, H2S गैस बनती है। No external fuel is necessary because heat which is required for cracking is derived from the coal which is embedded in the catalyst। यहाँ पर हमें एक्सटर्नल अतिरिक्त फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कैटलिस्ट के साथ ही हम कोक लेते हैं। जो कैटलिस्ट है वो कोक के अंदर एम्बेडेड होता है, तो इस प्रकार वही कोक यहाँ पर हीट एनर्जी के लिए यूज़ में आ जाता है। इस प्रकार अतिरिक्त हमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती। तो ये these are some few points why catalytic cracking is better than the thermal cracking. So how to bring about the catalytic cracking? Catalytic cracking is carried out by two methods. One is called as the fixed bed catalytic cracking and other is called as the moving bed catalytic
क्रैकिंग। जो क्रैकिंग है, कैटालिटिक क्रैकिंग, वो किस प्रकार, दो तरीके से होता है। एक मेथड को हम कहते हैं फिक्स्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग, और दूसरे को हम कहते हैं मूविंग बेड या फ्लूइड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग। एंड इस वाले लेक्चर में मैं आपको केवल कैटालिटिक फिक्स्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग के बारे में बताऊंगी। In this lecture, we will be discussing about the fixed bed catalytic cracking, how it is carried out. So I request you to go through the diagram when I repeat. When I repeat verbally, so you go through the diagram very carefully so that you understand in a better way. Like first you can see the heavy oil charge. Charge means the starting material. That is the material which we are, the hydrocarbon which we are taking for bringing about the cracking. And here we start with the heavy oil, that is a fraction which is C10 to C12 or C14 hydrocarbons. सो यहाँ पर क्रैकिंग चार्ज का मतलब है वह मटेरियल, वह हाइड्रोकार्बन जिसको हम क्रैकिंग के लिए लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। और यहाँ पर हम हेवी ऑयल फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं और इसको हम पहले वेपर फेज में कन्वर्ट करेंगे। तो वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको एक हीट करने से पहले प्री हीटर से गुजारा जाता है। इट इज़ फर्स्ट पास थ्रू प्री हीटर। The temperature of the preheater is 425 to 450 degree centigrade, and this is the temperature of for cracking also. ये जो टेम्परेचर है 425 से 450, यही क्रैकिंग का भी टेम्परेचर होगा, इसीलिए इसको इसी टेम्परेचर पे हम प्री हीटर में से गुजारते हैं और इस हैवी ऑयल को हम चार्ज को हीट अप करते हैं और ये अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। Now these oil vapors, they are passed through another chamber which is called as the catalytic or the catalyst chamber. इस ऑयल वेपर्स को हम अगले चैम्बर से गुजारते हैं जिसको हम कैटलिस्ट चैम्बर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ कैटलिस्ट चैम्बर इज अगेन 425 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो कैटालिटिक चैम्बर है उसका ताप भी 425 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर उसमें 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार कैटलिस्ट रखा हुआ है कैटलिस्ट चैम्बर में, और यहाँ पर ये हीटअप होता है, ऑयल वेपर्स कैटलिस्ट के संपर्क में आते हैं। और 40% ऑफ द चार्ज, जो चार्ज मतलब शुरुआती मटेरियल जो है उसका 40% जो है वो गैसोलीन में कन्वर्ट हो चुका होता है। 40% ऑफ द चार्ज गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसोलीन। अबाउट 2 to 4% कार्बन इज फॉर्म विच इज रिटेन्ड इन द कैटालिटिक बेड। और कैटलिस्ट के दौरान ही 2 से 4% कुछ कार्बन भी बनता है जो कि इसी कैटलिस्ट के ऊपर जमा होता जाता है, इसी कैटलिस्टिक चैम्बर में। अब जो कैटलिस्टिक चैम्बर है, कैटलिस्ट चैम्बर, उससे जो क्रैक्ड वेपर्स हैं जिसमें मुख्यतः गैसोलीन फ्रैक्शन है, इसको हम इसमें क्योंकि और भी हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर हो सकता है, गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का, तो इसको हम फिर से पास करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से। The cracked vapors, which mainly comprise of the gasoline and there may be some other hydrocarbon fractions, also gaseous hydrocarbons. So to remove them and to obtain gasoline, we pass these cracked vapors through another chamber which is called as the fractionating column. Now gasoline is obtained in the fractionating column and because it is at high temperature, so it is first cool down with the help of cooler. You can see in the cooler water is circulated, cold water from one end and from another end it passes out, and in this way gasoline is obtained. Along with gasoline we obtain some more dissolved gases also, so we have to remove these dissolved gases. आप देख सकते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से हमें जो गैसोलीन प्राप्त होगी उसको हम, क्योंकि वो वेपर फेज में है तो उसको पहले हम कंडेंस करते हैं, और जब हम इसको कंडेंस करते हैं तो साथ में कुछ गैसेस भी इसके साथ आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि इन घुली हुई गैसों को, डिज़ोल्व गैसेस को हमें अलग करना है। तो इसको गैसोलीन को डिज़ोल्व गैसेस से अलग करने के लिए इसको भेजा जाता है स्टेबलाइज़र में। दैट इज़ गैसोलीन इज पास थ्रू स्टेबलाइजिंग कॉलम एंड हियर द डिज़ोल्व गैसेस आर रिमूव्ड एंड वी गेट द प्योर gasoline that is obtained. So here why it is called as fixed bed, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसको फिक्स्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दें कि आप प्री हीटर के बाद जो चैम्बर देख रहे हैं वो कैटलिस्ट चैम्बर है। कैटलिस्ट चैम्बर में कैटलिस्ट ऐसा ही रखा हुआ है
और सिर्फ हेवी ऑयल चार्ज है वो पहले लिक्विड से वेपर में आया प्री हीटर में, और वेपर से फिर ये वेपर्स इस कैटलिस्ट चैम्बर में होके गुजरेंगे, और कैटलिस्ट चैम्बर से फिर ये वेपर्स आगे बढ़ते हैं, और कैटलिस्ट जहाँ का तहाँ ही रखा रहता है, यानी कि वो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रहा कैटलिस्ट। कैटल बेड का अर्थात है जहाँ पर कैटलिस्ट रखा जाए उसको कैटलिस्ट बेड कहते हैं। तो इस प्रकार कैटलिस्ट एक ही जगह पे रखा हुआ है, therefore it is called as fixed bed. The catalyst is kept at only one position and it is not moving at all, so therefore it is called as fixed bed catalytic cracking. And the cracked vapors we collect it, and that is called as gasoline, that means petrol, or we say C5 to C8 hydrocarbon fraction. And one more thing I would like to point out over here, that the during fractionating some useful hydrocarbons are obtained, that is heavy oil is obtained, and these byproducts are recovered, and they are used, they are kept in separate tanks and used as and when required. So one thing I would like to point out here, the catalyst used is clay which is mixed with zirconium oxide. So zirconium oxide is ZrO and clay is mixed, and these are packed with the coke. So in the last, let me point out that in the catalyst chamber you can see the catalyst. Again I will repeat, catalyst is packed with coke. तो आप यहाँ देखें स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट चैम्बर में जो कैटलिस्ट है हमारा क्ले जर्कोनियम ऑक्साइड के साथ, उसमें कुछ कोक के साथ मिलाकर और उसको रखते हैं पैक करके, कोक के साथ इसको कैटलिस्ट चैम्बर में रखते हैं। तो हीटिंग के दौरान कुछ कार्बन पार्टिकल्स भी निकलते हैं और वो इस कैटलिस्ट पर जमा हो जाते हैं। तो when coke is heated, so heat energy is obtained and high temperature is obtained, that is 425 to 450, but at the same time some carbon particles are also liberated, and these carbon particles get deposited on the catalyst surface of the catalyst, and after some time we feel that the catalyst is no more of use. कुछ समय बाद, क्योंकि ये कार्बन पार्टिकल्स जो है कोक से मिले हुए कार्बन पार्टिकल्स हैं, देखिए मैं आपको फिर से बताऊं, जो कैटलिस्ट है वो कोक के अंदर एम्बेडेड है, और जब ये हाई टेम्परेचर पे हम इसको हीट करते हैं, कोक जलता है, हाई टेम्परेचर मिलता है 425 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कैटलिस्ट है यानी कि हाई टेम्परेचर की उपस्थिति में हेवी ऑयल वो क्रैक हो जाता है, वेपर्स आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि कोक के कंबस्टन से फिर कार्बन पार्टिकल्स हैं वो कुछ मिलते हैं जो कि इसी कैटलिस्ट को के ऊपर जमा हो जाते हैं और उसको कवर कर लेते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात ये कैटलिस्ट अब हमारे को यूज़ का नहीं रह गया, क्योंकि इस पर अब कार्बन पार्टिकल्स काफ़ी सारे शेष रह गए हैं। We find that after some time this catalyst is of no more use. Why? Because some carbon particles are deposited in it. So what we do, we remove these plates and insert a new catalytic trace. सो हम क्या करते हैं, ये वाली ट्रेस को निकाल देते हैं और नई ट्रे लगाते हैं, या फिर जो हेवी ऑयल के वेपर्स है उसको नए वाले कैटलिटिक चैम्बर से गुजार देते हैं, और जो पुराना कैटलिस्ट है उसको हम हीट करके और उसको हम फ्री कर देते हैं कार्बन से। सो व्हाट वी डू, वी पास द heavy oil vapors to another catalytic chamber, and the previous one which was exhausted, the trays are taken out, the catalyst is taken out and it is heated, and the carbon gets separated out and we can again use it. ये catalyst regenerate होने के बाद इसको हम दोबारा से use में ले सकते हैं। इस प्रकार ये है working fixed bed catalytic cracking की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मूविंग बेड या फ्लूइड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग में, जिसमें कैटलिस्ट फिक्स्ड बेड नहीं रहेगा, कैटलिस्ट जो है वो मूव करेगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं।